नमस्कार। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता पर पीछे क्यों हट गए हैं? आखिर बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बैकफुट पर क्यों है? और मुद्दा नंबर 2, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो नारा, एक अकेला सब पर भारी, पूरी तरह से टाएं टाएं फिस हो गया है? आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले चर्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉ मिनिस्ट्री ने बाकायदा लोगों से अपील की थी कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी राय हमें भेजें। अब तक भारत सरकार को 50 लाख लोग राय दे चुके हैं और भारत सरकार ने यह राय मांगी है 28 जुलाई तक। और जैसा कि आप जानते हैं 20 जुलाई को शुरू होने वाला है मॉनसून सत्र। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि मॉनसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो है बिल नहीं आने वाला है, और मैं आपको बतलाऊंगा आखिर क्यों। क्योंकि यह वो सरकार है दोस्तों जो अपने घटक दलों से मशवरा नहीं करती। मसलन एक लंबे अरसे के बाद एनडीए की घटक दलों की बैठक हो रही है, मंगलवार को हुई। कहने का अर्थ यहां पर क्या है कि यह सरकार ना विपक्ष से बात करती है, ना मीडिया के मशवरे पर गौर करती है, और आलोचकों को तो खैर जेल ही भेज देती है। तो अब उन्होंने जनता से अपील की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी राय मंगवाइए। नतीजा यह दोस्तों, यह बिल मॉनसून सत्र में नहीं आ सकता। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। 28 जुलाई तक यह राय मांगी गई है। यह मान के चलिए कि करीब 75 लाख राय या लोगों का जो मशवरा है वो सरकार तक पहुंच जाएगा। 75 लाख जो लोग अपनी तरफ से मशवरा देंगे, उसे खाटने छाटने में सरकार को एक लंबा अरसा लग जाएगा, क्योंकि यह सत्र जो है वो करीब 11 अगस्त तक चलेगा। यानी कि जो मशवरा होगा उसे काटने छाटने में सरकार को न जाने कितना वक्त लग जाएगा। अब उसके बाद जब लोगों के मशवरे का अध्ययन कर लिया जाएगा, तब लॉ मिनिस्ट्री सरकार को एक पेशकश भेजेगी। बीजेपी सरकार तमाम मंत्रिमंडल को बुलाकर उस पर विचार करेगी और उसके बाद उसे लेकर एक कानून बनाया जाएगा। वो कानून संसद में पहुंचेगा, जहां सरकार अपनी ताकत के जरिए उसे घुसाने की कोशिश करेगी। मगर यह सब होते होते करीब आधा साल गुजर जाएगा दोस्तों। जिसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बिल कम से कम इस सत्र में नहीं आने वाला है, और अगला सत्र भी जब होगा उसमें भी आ पाएगा या नहीं, हम नहीं जानते। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने गाजे बाजे के साथ इसका ऐलान किया था। सुनिए। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और बात वहां नहीं रुकती, क्योंकि जैसे ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सामने आया, उसके तुरंत बाद मीडिया ने जिस तरह की जहरीली डिबेट्स की, मकसद यही था कि माइनॉरिटीज पर निशाना साधो। मगर जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए बीजेपी सरकार मुसलमानों का इलाज ढूंढ रही थी, इसको लेकर विरोध जो है कई मोर्चों पर शुरू हुआ। पूर्वोत्तर में इसका विरोध शुरू हो गया। मणिपुर पहले से ही जल रहा है, प्रधानमंत्री वहां खामोश है, वो एक अलग मुद्दा है। इसके अलावा ट्राइबल्स, आदिवासी इसका विरोध करने लगे, जनजातियां इसका विरोध करने लगी, सिखों में इसका विरोध होने लगा। और यह ना भूलें, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक राष्ट्र एक कानून, इसमें हिंदू परिवारों को भी ढेरों दिक्कतें पेश आ सकती हैं, और आप इस बारे में बखूबी जानते हैं। मामला पेचीदा है और सरकार के अंदर से कई मंत्री और सांसद जो हैं
कुछ एक्सेप्शंस करना चाहते हैं, यानी कि कुछ गुटों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड न लाया जाए, जनजातियों आदिवासियों के लिए न लाया जाए। भाई ऐसे में एक राष्ट्र एक कानून कैसे हुआ? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड सुविधावादी अंदाज में लाना चाहते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लाना चाहते हैं, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हुआ ना, ये तो कोरी राजनीति हो गई। और प्रधानमंत्री जो भी दावा कर रहे थे वो कहीं ना कहीं बहुत ही हल्का साबित हो रहा है, उसकी जो गंभीरता है वो कम हो रही है, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि इस वक्त भाजपा के अंदर कई मंत्री, कई सांसद जो हैं ये पेशकश कर रहे हैं कि इस बिल से कुछ जातियों को या कुछ लोगों को हटाया जाए, ट्राइबल्स को हटाया जाए, नॉर्थ ईस्ट से कुछ लोगों को हटाया जाए। ऐसा नहीं होता है। यानी कि जिस मकसद से आप ला रहे हैं उसका मकसद सिर्फ एक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी प्रतिक्रिया मुसलमानों में होगी और जैसे ही वो प्रतिक्रिया होगी भाजपा का काम हो जाएगा। जो बाकी बचा हुआ काम है वो गोदी मीडिया कर देगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो कचरा इन्होंने चलाया वो आपके सामने है। ये सरकार चाहती है कि असली मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जाए, इसीलिए प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड का शिगुफा छोड़ देते हैं। यह देश इतना बहुआयामी है, इतनी विविधता है कि एक कानून से चलाना मुश्किल है, नामुमकिन है। और यह बात बीजेपी भी समझती है, मगर वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है कि सत्ता तक पहुंचने का यह आसान रास्ता है जब जनता बंट जाए और बहुमत आपके पक्ष में वोट दे दे। क्योंकि हो क्या रहा है, बेंगलुरु में जब विपक्ष अपनी ताकत दिखाती है तो बीजेपी हिल जाती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि हमारे साथ 38 दल हैं। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। और कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि एक अकेला सब पर भारी का नारा फ्लॉप हो गया, टाए टाए फिस हो गया। याद है प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? सुनिए। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। आज ये जो नारा है ना, एक अकेला सब पर भारी, वो पूरी तरह से टाए टाए फिस हो गया। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जिन 38 दलों की बात जेपी नड्डा कर रहे हैं उनमें कौन कौन लोग हैं मैं आपको बताता हूं। ओपी राजभर, वो ओपी राजभर जो प्रधानमंत्री को पानी पी पी कर गाली देते थे, जिनकी पार्टी में मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी है, जैसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जेल भेज दिया था, वो पार्टी आपके साथ है। आपके साथ हैं अजीत पवार, वो अजीत पवार जिनके बारे में ये मान्यवर क्या कह रहे थे? अजीत दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। यानी कि आप अपराध के साथ सांठगांठ कर रहे हैं, जिन्हें आप आतंकवादी बताते हैं उनके साथ सांठगांठ कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचारियों के साथ सांठगांठ करें। याद कीजिए एनसीपी को लेकर खुद प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, सुनिए। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। अब आप बताइए क्या मायने रह गए एक अकेला सब पर भारी का जो नारा है? ये जो एक अकेला सब पर भारी का नारा है ना, ये बुनियादी मुद्दों से आपका ध्यान भटकाना है और उसके अलावा कुछ नहीं। एक काल्पनिक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कल्पना कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक को संबोधित कर रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री सामने हैं और सामने 4 एजेंसीज, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए और सीबीआई। और प्रधानमंत्री अचानक बैठक में कयामत से कयामत तक का वो गाना गाने लगते हैं। कौन सा? अकेले हैं तो क्या हम हैं, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं, बस एक जरा साथ हो तेरा। जवाब में तमाम एजेंसियां कोरस में गाती हैं,
यानी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तमाम लोग जो हैं कोरस में गाते हैं, तेरे तो हैं हम कब से पीएम। मजाक था दोस्तों, मगर यह हकीकत है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये जो एक अकेला सब पर भारी वाला जो नारा है ना, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है, पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ, जैसा कि नड्डा साहब बोल रहे हैं, 38 दल हैं, प्रधानमंत्री के साथ 4 एजेंसीज हैं, प्रधानमंत्री के साथ मीडिया के गुल्लू कालू पापा की परियां हैं, यानी गोदी मीडिया है पूरी तरह से। ऐसे में यह दावा कैसे किया जा सकता है कि एक अकेला सब पर भारी? अगर यह एक अकेला सब पर भारी है, तो यह एक अकेला सिर्फ एजेंसीज की मदद से सब पर अपना वजन दिखाता है। अगर यह एक अकेला सब पर भारी होता, तो यह अब तक मणिपुर पहुंच जाते। सुनिए मीराबाई चानू क्या अपील कर रही हैं प्रधानमंत्री से। देश की आन बान शान है मीराबाई चानू, क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। सभी को नमस्ते। मणिपुर में अभी चल रही लड़ाई 3 महीने होने वाला है, अभी तक शांति नहीं ला पा रही है। ये लड़ाई की वजह से काफी प्लेयर्स को ट्रेनिंग नहीं कर पा रही है और स्टूडेंट को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रही है। कई लोगों की जान जा चुकी है और बहुत सारे घर जल चुकी है। मणिपुर में मेरा घर है। फिलहाल मैं अभी यूएसए में हूँ। आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं मणिपुर में नहीं हूँ, फिर भी सोचती हूँ, देखती हूँ कि कब खत्म होगी ये लड़ाई। मैं अपील करना चाहूंगी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर जी और होम मिनिस्टर जी को जो लड़ाई चल रही है इसको जल्दी से जल्दी ठीक करे और मणिपुर की सभी प्रजा को बचा लीजिए और मणिपुर की पहले जैसे शांति जो है वो लाइए। धन्यवाद। अब बताइए, कहां गया वो नारा एक अकेला सब पर भारी? अगर ये एक अकेला सब पर भारी है, तो ये एक अकेला देश की समस्याओं पर भारी क्यों नहीं है? ये एक अकेला विदेशी जमीन पर जाकर चुनावी सभाएं क्यों करवाता है? और एनआरआईज जिन्हें बसों में भर भर के वहां ले जाया जाता है, उनसे मोदी मोदी क्यों करवाया जाता है, अगर ये एक अकेला सब पर भारी है? हकीकत यह है कि ये एक अकेला और इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सिर्फ सियासत करना जानती है, सिर्फ राजनीति करना जानती है। और उस राजनीति के लिए ये हर किसी के साथ हाथ मिलाने को तैयार है, चाहे अजीत पवार हो, चाहे अब्बास अंसारी हो, चाहे ओपी राजभर हो, किसी के साथ भी ये लोग हाथ मिलाने को तैयार हैं। जिन्हें एक जमाने में देशद्रोही या अब भी देशद्रोही कहते थे, महबूबा मुफ्ती, उनके साथ भी 3 साल सरकार चलाई है। क्या समझते हैं आप? तो ये अपने आप में कितने दुख की बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक जमाने में पार्टी ऑफ द डिफरेंस होने का दावा करती थी, उसकी अब कोई नीतियां नहीं, वो अब हर मुद्दे पर समझौता करने को तैयार है, जो शर्मनाक है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।